अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी के पास्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्साइम्स, एक्सप्लेन देयर रोल इन पॉइजनिंग विद ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। इसको डिस्कस करने से पहले आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में पता होना चाहिए। एसिटाइलकोलिन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसने क्या करना होता है, ये अपने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकल के यहाँ से निकला और ये मॉलिक्यूल निकला है, और पोस्ट साइनेप्टिक या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या पोस्ट साइनेप्टिक जो भी चीज़ होगी यहाँ पे, वहाँ पे आगे इसने रिसेप्टर पे अटैच करके इसको अपना आगे एक्टिव करवाना है। तो जब ये अटैच हुआ होता है तो अपना जितना इसका टाइम है उसने अपना फंक्शन पूरा कर लेना है। तो फिर एक एंजाइम आता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज ये आके इसके साथ अटैच होता है एसिटाइलकोलिन के साथ, और इसको ब्रेक डाउन करवा के यहाँ से कोलिन और एसिटाइल कोए में यहाँ पे अलग ले जाता है, एसिटाइल कोए और कोलिन। अब क्या होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं कुछ, वो जब आते हैं बॉडी में तो उनका क्या काम होता है, वो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है इसके साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का जो फंक्शन था, इसने एसिटाइलकोलिन को यहाँ से रिमूव करवाना था तो वो नहीं कर पाता। अब हमने जो है अपना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को रीजनरेट करवाना है। ये एंजाइम जो है इसको हम फ्री करवा लें कि वो आके अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह हो रहा है। दे आर कैपेबल ऑफ ऑक्साइम्स आर कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर कंपाउंड। दे आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग एक्टिव एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कोलिनेस्टरेज कॉम्प्लेक्स। ये मैंने बताया कोलिनेस्टरेज और जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उससे ये एंजाइम को रीजनरेट करवाएगा। इट इज़ अवेलेबल टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉस्फेट पॉइजनिंग। द ऑक्साइम एजेंट्स इंक्लूड, ये 3 नेम्स याद कर लें, प्रोलिडॉक्साइम, डाईएसिटाइल मोनोऑक्साइम और ओबिडॉक्साइम। अब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनी कैटजंग के पेज नंबर 72 पे वहाँ ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। These chemical antagonists contain an enzyme group which has extremely high affinity for phosphorus atom in the organophosphate insecticide. For example, ये organophosphate हम कंपाउंड बना लेते हैं, इसका यहाँ पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब पॉइजनिंग हुई है तो ये फॉस्फोरस जो है ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की यहाँ पे एक्टिव साइट के साथ, ये इसकी एक्टिव साइट हो गई, ये एंजाइम बना देते हैं, यहाँ पे अटैच हुआ है। अब जब ऑक्साइम आया उसकी एफिनिटीज़ फॉस्फोरस के साथ ज़्यादा अच्छी है। ये ऑक्साइम हमने दे दिया, ऑक्साइम आया, उसने क्या किया कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जो फॉस्फोरस कंपाउंड लगा हुआ है इसके साथ, उसके साथ ये बाइंड हो गया, उसके अपने साथ बाइंड कर लिया ऑक्साइम ने। और ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज कह लें इसको, ये फ्री हो गया, ये रीजनरेट हो गया, ये इस तरह एक्ट कर रहा है। अब आगे पढ़ के देख लें। विच हैज़ हाई एफिनिटी फॉर फॉस्फोरस एटम इन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड because the affinity of the enzyme for the phosphorus exceeds the affinity of the enzyme active site for phosphorus. These agents are able to bind the inhibitor and displace the enzyme if aging has not occurred. Aging का एक प्रोसेस होता है कि जिसके बाद वो अगर हो जाए तो फिर एंजाइम
रिकवर नहीं, रीजनरेट नहीं हो सकता। तो द एक्टिव एंजाइम दस रीजनरेटेड। ये सारा मैकेनिज़्म मैंने आपको समझा भी दिया है। ये इसलिए अच्छी तरह समझा दिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत दफ़ा आया हुआ है और ये MCQs में भी आ जाता है। अब ये पैराग्राफ यहाँ स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ। Pralidoxime and obidoxime are ineffective in reversing the central effects of organophosphorus poisoning because each has positively charged quaternary ammonium groups that prevent entry into CNS। ये Pralidoxime और obidoxime जो है ना, ये CNS में नहीं जा सकते। इसकी वजह से इनकी इफेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो इफ़ेक्ट्स हैं CNS में, उनको रिवर्स नहीं कर सकते। एक सिर्फ है ऑक्साइम डाईएसिटाइल मोनोऑक्साइम ऑन द अदर हैंड क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कैन रीजनरेट सम ऑफ द CNS cholinesterase। In experimental animals, pralidoxime is administered by IV infusion 1 to 2 ग्राम given over 15 to 30 minutes। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करना है कि ये जो नीचे दिए के क्वेश्चंस हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये इनके यूजेस इन कंडीशंस में किस तरह हो रहे हैं। एट्रोपिन एज प्री एनेस्थेटिक। परी एनेस्थीसिया से पहले एट्रोपिन क्यों दी जाती है? मतलब कि हाँ, उसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं। पारेंटल एट्रोपिन हैज़ लॉन्ग बीन यूज टू रिड्यूस एयरवे सेक्रीशन। एट्रोपिन का हमने टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट्स या यूज़फुल इफेक्ट्स जो हैं वो हमें याद है कि वो ड्राई एज आ बोन, हॉट एज हेटर, तो ये सारे वो टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं। तो इसमें मेन इसका यूज़ जो हो रहा है वो रिड्यूस एयरवे सेक्रीशन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। एयरवे सेक्रीशंस को रिड्यूस करवाएगा। डिक्रीज सेलेब्री सेक्रीशंस, डिक्रीज ब्रोंकियल सेक्रीशन, रिड्यूसेस एयरवे सेक्रीशन जो ऊपर पढ़ लिया है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ड्यू टू विच उसके फ़ायदे दिए बताए हुए हैं कि एयरवे सेक्रीशन कम होने की वजह से क्या फ़ायदा होगा, हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको। अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्स लेरिंजोस्पाज्म इज़ डिक्रीज्ड। पोस्ट ऑपरेटिव respiratory complications are decreased. Cardiac arrest due to excessive vagal tone which may occur during anesthesia is prevented due to vagolytic action of atropine। ये more than enough यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डोपामीन इन कार्डियोजेनिक शॉक। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डोपामीन किन किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। D1, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 3। बीटा 2 यहाँ से मिसिंग है, बीटा 2 पे नहीं एक्ट करता है। अच्छा, अब इसका कार्डियोजेनिक शॉक में इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? इन एक्यूट हार्ट फेलियर एंड सम टाइप ऑफ शॉक एंड इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो टू टिश्यू इज़ नीडेड। शॉक में क्या हो रहा है? फर्स्ट इंग्रेडिएंट में पढ़ा है कि शॉक में जो है ब्लड प्रेशर जो है लो हुआ होता है, ब्लड वॉल्यूम लो हुआ होता है, तो हम उसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको? इसका बीटा 1 एगोनिस्ट जो है एक्शन जो है, बीटा 1 एगोनिस्ट में बी यूज़फुल इन दिस कंडीशन बिकॉज दे इंक्रीज कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी। बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो हार्ट पे होते हैं, तो और वो जब एक्टिवेट होते हैं तो कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड रिड्यूस द आफ्टर लोड बाय डिक्रीजिंग इम्पीडेंस टू वेंट्रिकुलर इजेक्शन। डिक्रीजिंग द इम्पीडेंस टू वेंट्रिकुलर इजेक्शन थ्रू स्मॉल बीटा 2 इफेक्ट्स। स्मॉल बीटा 2 इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे डोपामीन की वजह से, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर इजेक्शन में जो रुकावट बन रही थी वो कम हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे हो ये रहा है कि वेंट्रिकुलर का जो है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो एक तो ये होगा कंट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, और दूसरा इफ़ेक्ट ये होगा कि उसकी जो है वेंट्रिकुलर इजेक्शन में जो रुकावट आ रही थी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कार्डियोजेनिक शॉक में इसका यूज़ करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि डोब्यूटामीन एंड डोपामीन आर यूज्ड इन सेप्टिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक।
अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, प्राजोसिन इन बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। प्राजोसिन क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि ये अल्फ़ा वन एंटेगनिस्ट है। प्राजोसिन is used to reduce urinary hesitancy and improve and prevent urinary retention in men with benign prostatic hyperplasia। अब इसमें क्या होता है, प्राजोसिन अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स जो हैं उनका क्या काम है कि वो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। जब अल्फ़ा वन का एंटेगनिस्ट दे देते हैं तो वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाती है, कंट्रैक्शन का अपोजिट रिलैक्सेशन जब तो होती है तो यूरिन पास आउट। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में ये होता है कि प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हुआ है, कैंसर हुआ है, तो जिसकी वजह से जब यूरिनरी रिटेंशन होगी, अगर ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी वजह से पेन होगा और कंडीशन वर्स होगी। तो इसलिए हम ना अल्फ़ा वन एंटागनिस्ट देते हैं कि जिसकी वजह से जब यूरिन ब्लैडर में आएगा वो जल्दी से पास आउट हो जाए और ज़्यादा देर इकट्ठा ना हो। तो ये इसका प्राजोसिन का यूज़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नियोस्टिग्मीन इज़ प्रेफर्ड टू फाइजोस्टिग्मीन इन मैस्थीनिया ग्रेविस। अब एक चीज़ ज़हन में रख लें कि जो भी चीज़ चार्ज्ड होगी ना, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, ड्रग होगी, वो ब्लड ब्रेन बैरियर में ना आराम से पास नहीं कर सकेगी, या तो बिल्कुल ही पास नहीं करेगी, या करेगी भी तो कोई और मैकेनिज़्म लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो पास करेगी। अब यहाँ पे देख लें, नियोस्टिग्मीन इज़ क्वाटरनरी अमीन हैविंग चार्ज ऑन इट सो इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एक्ट पेरिफेरली एंड मैस्थीनिया ग्रेविस इज़ अ पेरिफेरल डिजीज़। मैस्थीनिया ग्रेविस जो है पेरिफेरल डिजीज़ है, तो इसलिए हम जो है ना इसमें नियोस्टिग्मीन यूज़ करते हैं। वेयर एज फाइजोस्टिग्मीन इज़ टर्शरी अमाइन एंड डज नॉट हैव चार्ज ऑन इट सो इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एक्ट ऑन CNS। फाइजोस्टिग्मीन दे देंगे, इन दोनों का फंक्शन तो सेम है, लेकिन हमें चाहिए पेरिफेरी में, तो ये CNS में जाके इफेक्ट शो करवाना शुरू कर देगी जो हमारे लिए एडवर्स है। इसलिए से हम नियोस्टिग्मीन यूज़ करते हैं, फाइजोस्टिग्मीन के को यूज़ नहीं करते इसमें मैस्थीनिया ग्रेविस में। नेक्स्ट चलें, एनलिस्ट 5 क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स विद 1 ड्रग एग्जांपल फॉर ईच यूज़। ये एंड में एक दफ़ा रिपीट भी हुआ है, तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस बताएं। इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रीन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर जो लिखते हैं इसको ADHD, इसके लिए मिथाइल फेनिडेट, एम्फीटामीन, मेटएम्फीटामीन। उसके बाद आते हैं रिड्यूस कंजक्टाइवल एलर्जी, इसमें कंजक्टाइवल एलर्जी के लिए फिनाइलेफ्रीन एंड टेट्राहाइड्रोजोलिन। और उसके बाद आ जाएँ इफ़ेक्टिव इन, ये फिनाइलेफ्रीन जो है अल्फ़ा वन एगोनिस्ट है, और इसी के साथ टेट्राहाइड्रोजोलिन ये भी अल्फ़ा वन, दोनों अल्फ़ा वन एगोनिस्ट हैं। ये इसलिए मैं साथ लिख रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाती है। और इसी तरह ये मिथाइल फेनिडेट, एम्फीटामीन, मेटएम्फीटामीन, ये है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग फिनाइल आइसोप्रोपाइल अमाइंस। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए इफेक्टिव मेड्रियाटिक, फिनाइलेफ्रीन, दोबारा आ गया फिनाइलेफ्रीन, ग्लाउकोमा, एप्राक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन, अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हैं ये। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, अल्ब्यूटेरोल और मेटाप्रोटेरिनोल और टर्ब्यूटालिन। उसके बाद इन एक्यूट हार्ट फेलियर विद सम टाइप्स ऑफ शॉक, हमने ऊपर पढ़ लिया कार्डियोजेनिक सेप्टिक शॉक में डोपामीन, इसका D1, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 3 रिसेप्टर्स टू सप्रेस प्री मैच्योर लेबर विद राइटोडरीन एंड टर्ब्यूटालिन।
ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। उसके बाद पूछे इन्होंने 5 हैं, मैं ज़्यादा लिख दिए ताकि याद रहें, इसमें से 5 कम से कम याद हो जाएं। प्रोफिलैक्सिस ऑफ अस्थमा, ये ऊपर हमने देख लिया था, अस्थमा में कौन सा, एक्यूट अस्थमैटिक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। प्रोफिलैक्सिस ऑफ अस्थमा की ट्रीटमेंट में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट थे, और ये लॉन्ग एक्टिंग में सल्मेट्रिरोल, फॉर्मेट्रिरोल, इंडेकाटिरोल और विलेंट्रिरोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, एनुमरेट 7 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रोप्रानोलोल विद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब आपकी मिनी कैटजंग के अंदर यही ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इन्होंने भी यही सेम ऑर्डर लिख दिया है, तो इसी को याद कर लें। फर्स्ट वन एंजाइना, अरिदमिया, ट्रीटमेंट में भी होता है, प्रोफिलैक्सिस में भी होता है, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रेमर, स्टेज फ्राइट, माइग्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्लासीफाई एंटी मस्कुरिनिक अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल यूजेस। इसका आंसर मैं आपको मिनी कैटजंग पे दिखाता हूँ। इसमें ये देख लें, क्लिनिकल यूज़ और साथ उसका ड्रग, एंटीडोट फॉर कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर टॉक्सिसिटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए हम देते हैं एट्रोपिन। एंटी पार्किंसनिज्म में बेंस्ट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, इनमें कोई एक भी लिख दें। इमिड्रियासिस और साइक्लोपेलिजिया के लिए, यूरिनरी अर्जेंसी के लिए ऑक्सीब्यूटाइनिन, एंटी मोशन सिकनेस स्कोपोलामीन, यूरिनरी अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, इसके लिए डेरिफिनेसिन, फिजोटिरोडीन, सोलिफिनेसिन या टोल्टिरोडीन, इनमें से जितने भी याद हो जाएं लिख सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए यूएसए में यूज़ नहीं होती, यूरोप में यूज़ होती है, ये पिरेंजीपिन और टिलेंजीपिन। उसके अलावा एंटी मस्कुरिनिक्स फॉर ब्रोंकोडाइलेशन, इसमें अस्थमा और सीओपीडी के लिए एक्लिडीनियम, इपाट्रोपियम, टायट्रोपियम, उमिक्लिडीनियम। ये हो गए सारे जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये नेक्स्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट हु वाज आस्क्ड टू एनुमरेट 7 यूजेस ऑफ बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये यहाँ पे आ गए। उसके बाद नेम 2 ऑक्साइम्स, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गिव इन टेबुलेटेड फॉर्म द साइट्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स टाइप 1, 2 एंड 3। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, साथ ही नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मस्कुरिनिक एगोनिस्ट फॉर द यूज इन आई एंड जीआईटी प्रॉब्लम्स। ये मिनी कैटजंग में भी इसी तरह का टेबल बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। मस्कुरिनिक M1, M2, M3 रिसेप्टर्स आ गए। M1 रिसेप्टर कहाँ नर्व एंडिंग में GQ का पॉल होता है, इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज IP3 एंड डैग। M2 रिसेप्टर हार्ट सम नर्व एंडिंग में होता है। उसके अलावा GI कॉपल्ड है, इससे याद रख लें। 3 रिसेप्टर्स हैं, 1, 2, 3, QIQ, पिक, डिक्रीज CEMP, उसके बाद एक्टिवेट्स पोटाशियम चैनल। M3 कहाँ इफेक्टर सेल में है, स्मूथ मसल में है, ग्लैंड्स में है और एंडोथेलियम। GQ कपल्ड है, इंक्रीज IP3 और डैग। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो था हमारे पास, उसका आंसर सेकंड क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मस्कुरिनिक एगोनिस्ट फॉर द यूज इन आई एंड जीआईटी। ये भी आपके मिनी कैटजंग का टेबल है, उसका वहाँ से लिया गया आंसर। आई के अंदर यूजेस, आई में क्या करवाता है, मस्कुरिनिक एगोनिस्ट है ना, तो आई में ये स्फिंक्टर मसल ऑफ आइरस कंट्रैक्शन करवाएगा। सिलियरी मसल, इसकी भी कंट्रैक्शन करवाएगा। अकोमोडेशन फॉर नियर वीएन, इसकी कंट्रैक्शन से मायोसिस हो रहा है और इसकी कंट्रैक्शन से साइक्लोस्पाज्म। जीआईटी के अंदर मोटिलिटी इंक्रीज़ करवाता है स्मूथ मसल कंट्रैक्शन की वजह से, और पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज़ होता है। और इसी तरह स्फिंक्टर्स जो हैं
डिक्रीज़ इन टोन, उनकी टोन कम होती है, रिलैक्स होते हैं। एक्सेप्ट, अब पेरिस्टालसिस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके साथ साथ जो है स्फिंक्टर्स भी रिलैक्स करने चाहिए, क्योंकि हमने पेरिस्टालसिस के ज़रिए हमने फूड को नीचे लेके जाना है। स्फिंक्टर्स ही जब कंट्रैक्ट किए रहेंगे तो फूड नीचे तो नहीं जाएगी, तो इसलिए सिर्फ एक स्फिंक्टर जो है क्लोज होगा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ताकि ईसोफेगस में फूड वापस ना आए। नेक्स्ट आ जाएं, व्हाट आर द फार्माकोलॉजिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन ऑन डिफरेंट स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। जीआईटी में क्या होगा, एट्रोपिन के इफ़ेक्ट्स। एट्रोपिन का एक जो है ना वो याद रख लें, डम्बेल्स, एक निमोनिक आप बुक में पढ़ेंगे, उसका ऑपोजिट जितने इफ़ेक्ट्स हैं। डम्बल्स में क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन होगी। चलें इसको छोड़ें, ये बाद में आगे आएगा तो डिस्कस करते हैं। हमारे जीआईटी में रिलैक्सेशन हो रही है, स्लोड पेरिस्टालसिस, रिड्यूस सेलिवेशन, सेलिवेशन भी कम हो रही है, जीआईटी के मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो फूड जो है वो वहीं पड़ी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। उसके बाद जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी रिटेंशन, हार्ट, इनिशियल ब्रैडीकार्डिया स्पेशली एट लो डोजेज, देन टैकीकार्डिया। इसके जो कंसेप्ट है वो आप जब चैप्टर वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और ब्लड वेसल्स में ब्लॉक ऑफ मस्कुलिनिक वेजोडाइलेशन, नॉट मैनिफेस्ट एंटिल अ मस्कुलिनिक एगोनिस्ट इज़ प्रेजेंट। अगर मस्कुलिनिक एगोनिस्ट पहले से मौजूद है तब ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, वरना इसका इफ़ेक्ट पता नहीं चले, मार्क्ड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ग्लैंड जो हैं, मार्क्ड रिडक्शन ऑफ सेलिवेशन, मॉडरेट रिडक्शन ऑफ लैक्रिमेशन, और स्वेटिंग, लेस रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन। इसके लिए आपने पढ़ा होगा रेड एज बीट, हॉट एज हैटर, यानी हॉट एज पिस्टल, मैड एज हैटर, और उसके अलावा ड्राई एज अ बोन। तो वो सारे अगर कंसेप्ट है तो सारे आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। उसके बाद हाउ डिफरेंट ऑटोनोमिक ड्रग्स लोअर इंट्राऑकुलर प्रेशर। इंट्राऑकुलर प्रेशर को लो करवाना है तो ऑटोनोमिक ड्रग्स किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। बीटा ब्लॉकर जो हैं, इस तरह याद रख लें, दो का एक्शन। बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम सीलियर एपिथेलियम, और अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट डिक्रीज एक्वस सेक्रीशन। ये मतलब यहाँ पे सिंथेसिस कम करवा रहा है। ये वाला जो सेक्रीशन आ रहा है ये रख लें। ये दो इफ़ेक्ट सेम हो गए। उसके अलावा कोलिनोमाइमेटिक्स, सिलरी मसल कंट्रैक्शन, ओपनिंग ऑफ ट्रैबुलर मेशवर्क, इंक्रीज आउटफ्लो। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर में क्या है, जो एक्वस ह्यूमर है वो ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से आई में प्रेशर ज़्यादा हुआ है, और हम ये ड्रग्स दे रहे हैं, इसकी वजह से हमने या तो उस एक्वस ह्यूमर को निकलवा दें या जो है उसकी सेक्रीशन कम करवा दें। अब ये दो ड्रग्स सेक्रीशन कम करवा रही हैं, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। और कोलिनोमाइमेटिक्स जो हैं ये इसकी इंक्रीज़ आउटफ्लो करवा रहे हैं, और उसके अलावा अल्फ़ा एगोनिस्ट इंक्रीज़ आउटफ्लो बाय यूवोस्क्लेरल वेन्स, की भी आउटफ्लो इंक्रीज़ करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फील्ड वर्कर आफ्टर स्प्रेइंग द कॉटन क्रॉप is showing signs and symptoms of excessive cholinergic stimulation because he had his skin contaminated with thiophosphate, malathion, parathion, organophosphates and की poisoning हुई है। In what aspects do you expect malathion to differ from parathion as an insecticide? इसमें A पार्ट जो है इसका आंसर दिया हुआ है, malathion is relatively safe in humans because they are metabolized rapidly to inactive products in mammals and birds but not in insects. malathion जो है ये जब बॉडी के अंदर चली गई ह्यूमन बॉडी में तो इसकी फुली मेटाबोलाइज हो जाएगी इनएक्टिव कंपाउंड्स में,
और दूसरे भी मैमल्स जो हैं उनमें और बर्ड्स के अंदर। अब इंसेक्टिसाइड्स हम दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का मतलब है हमने इंसेक्ट्स को मारना है। तो ये इंसेक्ट्स के अंदर जो है ना, ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं होती मेलाथायोन, तो जिसकी वजह से उनकी इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है टॉक्सिसिटी की वजह से। और जो पैराथायोन जो है, मेलाथायोन इज इंसेक्टिसाइड एंड स्केबिसाइड, वेयर एज पैराथायोन इज इंसेक्टिसाइड ओनली। ये सिर्फ इंसेक्टिसाइड का एक्शन है इसके अंदर स्केबिसाइड और जो है इंसेक्टिसाइड दोनों फंक्शन है, इसलिए हम मेलाथायोन को प्रेफर करते हैं पैराथायोन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू डिफरेंट ड्रग्स और टॉक्सिन अफेक्ट द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन प्रीसाइनेप्टिकली। इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ मिनिकेट जंग की। इसमें ये वाली देख लें, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पूछा हुआ है, ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हो रही है। अब इसमें डिफरेंट ड्रग्स किस तरह एक्ट कर रही हैं, फर्स्ट हम देख लेते हैं। कोलिन एंड सेल के अंदर आ रहा है न्यूरॉन के अंदर, तो इसकी एंट्री को ब्लॉक कर रहा है हेमिकोलिनियम। इसी तरह की डायग्राम आपने पेपर के अंदर ड्रॉ करनी है। हेमिकोलिनियम इसको ब्लॉक कर रहा है और उसके बाद अगर अंदर आ गया है, उसके बाद यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ने जब वेजिकल के अंदर जाना है, वेजिकल एसोसिएटेड जो है यहाँ पे एंजाइम है, इसको यहाँ पे वेजामिकोल आके यहाँ पे इनहिबिट करवा रहा है, उससे इसके अंदर नहीं जा सकेगी। फिर उसके बाद जो है कि एसिटाइल कोलिन वेजिकल ने इसके साथ बाइंड होके सेल मेम्ब्रेन के साथ बाहर निकलना है, तो यहाँ पे आके बोटुलिनम आके एक्ट करता है, तो इसको जो है ना, एक तो बाइंड नहीं होने देता और दूसरा जो है इसके रिलीज़ को यहाँ से रोकता है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे प्रीसाइनेप्टिकली एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट डाउन डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी मस्करिनिक ड्रग्स विद एग्जांपल्स। इसके ये देख लेते हैं। इसमें एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, पायरेंजिपिन। एट्रोपिन का फंक्शन जो है मेड्रियाटिक है, साइक्लोपेलिजिक है, एंटीडोट फॉर कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर टॉक्सिसिटी। ये मैंने आपको पहले अभी करवा भी दिया वहाँ से मिनिकेट जंग के पेज से, इसलिए हम इस पर अब टाइम ज़ाया नहीं करते। नेक्स्ट आ जाएँ। राइट डाउन क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फ़ा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर विद एग्जांपल्स। अल्फ़ा ब्लॉकर तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर, जो आ गए हमारे पास फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन। ये कि इनके यूजेस लिख देते हैं हम। फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनॉइड और जो है इसके अलावा रेनॉल्ड्स फिनोमिना और मेस्टोसाइटोसिस। मेस्टोसाइटोसिस होता है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मास्ट सेल्स। इन कंडीशन में यूज़ करते हैं फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन। ये नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। उसके बाद अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव पराजोसिन, ये हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव यूहिम्बीन, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होता था लेकिन ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि फास्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर्स आ गए हैं, सिल्डेनाफिन वगैरह। नेक्स्ट आ जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Mr. Ditta, a 50-year-old man gets exposed to organophosphorus compound poison while spraying a cotton crop due to opposite wind direction and brought to hospital. The signs observed were miosis, sweating, bronchial constriction, salivation, vomiting, diarrhea, and convulsions. What immediate measures will you take and the drugs be given to save the patient? हमने सिर्फ ड्रग्स नहीं लिखनी, इमीडिएट मेजर्स भी बताने हैं। सबसे पहले कंटामिनेटेड क्लॉथ्स शुड बी रिमूव्ड एंड स्किन शुड वॉश विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन।
सेकंड क्या करना है हमने, एट्रोपिन 2 मिलीग्राम इज़ गिवन IV आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। एट्रोपिन जो आ गया ये तो उसका एंटागनिस्ट हो गया। उसके बाद फास्फोडाइस्ट्रेज, उसके बाद जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसको रीजनरेट करने के लिए हम प्रालिडॉक्साइम देंगे 1 ग्राम इन 10 ml नॉर्मल सलाइन, और 5% ग्लूकोज इज़ गिवन IV इन्फ्यूजन and repeated as indicated by patient condition. Artificial respiration with positive pressure may be needed. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देनी पड़ सकती है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। एयरवे शुड बी केप्ट क्लीन एज देयर इज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिव ब्रोंकियल सेक्रेशन। डायज़ेपाम में बी नीडेड फॉर कन्वल्जन। डायज़ेपाम जो है ये क्या है, बेंजोडाइज़ापीन है और ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। कन्वल्जन्स हो रहे हैं तो यहाँ पे डायज़ेपाम दे देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यंग मैन वाज गिवन प्रोमेथाजीन IV in an operation theatre for minor surgery. He stood up after surgery but fainted. His heart rate was observed rapid, हाँ मतलब हार्ट रेट ज़्यादा है, 110 बीट्स पर मिनट, ये 0 छोटा लिखा हुआ है। एंड ब्लड प्रेशर ओनली 105/65। हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है। What autonomic effects of drug had and why the heart rate increased and blood pressure dropped? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए प्रोमेथाजीन है क्या। प्रोमेथाजीन हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर है, H1 रिसेप्टर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटी हिस्टामीन है ये। और उसके दूसरे इफेक्ट्स क्या हैं कि अल्फ़ा-1 और मस्करिनिक ब्लॉक भी करता है। अल्फ़ा-1 कह दिया, अल्फ़ा और मस्करिनिक ब्लॉक भी करता है। सो दिस ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमिक इफेक्ट्स लाइक मेडियाटिक, साइक्लोप्लेजिक। अल्फ़ा-1 रिसेप्टर जो ब्लॉक हो रहे हैं तो उसकी वजह से मेड्रियासिस हो रहा है, साइक्लोप्लेजिया हो रहा है, रिड्यूस सेक्रीशंस। एट्रोपिन जहन में लें, एट्रोपिन की वजह से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, रिड्यूस सेक्रीशन एंड हाइपोटेंशन। It causes reduction of both arterial and venous pressure due to reduction in vascular tone. Vascular tone में रिडक्शन हुई है जिसकी वजह से आर्टीरियल और वीनस प्रेशर कम हो गया। वो रिडक्शन क्यों हुई है, अल्फ़ा-1 रिसेप्टर जो वहाँ पे लगे हुए हैं वेसल्स में वो इनहिबिट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे और यहाँ पे फिर वेजोडाइलेशन हो रही है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो रहा है। इट हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डिक मसल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है डायरेक्ट। हाउएवर इट कॉजेज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया विच इज़ कॉज ऑफ इंक्रीज्ड हार्ट रेट। अब यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, ये हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। वो क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब ये देखें मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि वेसल्स पे और आर्टरीज़ और वेंस पे ना अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो लगे हैं वो ब्लॉक हो गए। वो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे वो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन हो जाएगी। वेजो डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर स्लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर स्लो होगा तो बैरोरिसेप्टर्स के पास से जब ब्लड गुजरेगा स्लो स्पीड में तो वो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ब्लड वॉल्यूम तो कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ। वो क्या करेंगे, अपने रिफ्लेक्स सिस्टम के थ्रू, वैगस नर्व के थ्रू वो टैकीकार्डिया करवाएंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हार्ट रेट जो इंक्रीज मिल रहा है। ये सारी स्टोरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका हाँ सेकंड पार्ट यहाँ आगे दिया वो नेम 6 इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग, इसके लिए निमोनिक याद रख लें। न्यूटोनियन फिजिक्स एंडिड पैरा मैथमेटिक्स, न्यूस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम, पैराथायोन, मेलाथायोन और पायरिडोस्टिग्मीन। ये हो गए 6 इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स।
ये 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।